चलो यहां से नोट करना है टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। सबने पढ़ लिए हैं, बस एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जैसे पहला प्रोसेस अगर मैं बात करूं, पहले प्रोसेस की बात करूं तो है आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आइसोथर्मल। देखो आइसो प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो मेरे को सबको पता है कि एक प्रोसेस को हम ऐसे कैरी आउट करें अगर टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट है, तो हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। ये ऐसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ कि मान लो टेम्परेचर पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब वो टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर वो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, फिर वो टेम्परेचर दोबारा 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या इसको आइसोथर्मल बोलेंगे हम? क्या इसको आइसोथर्मल बोलेंगे? ये नहीं है, उसमें डेल्टा टी नो डाउट जीरो है, फाइनल इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर सेम है, लेकिन इसको थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं, तो आइसोथर्मल नहीं बोलेंगे। ये ध्यान रखना चीज का, सही ना। उसमें डेल्टा टी, इसमें डेल्टा टी जीरो है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स की बात करूं, डेल्टा टी तो जीरो है, डी जो है वो जीरो नहीं है। डी यानी स्मॉल चेंज होता है, स्मॉल चेंज, वो जीरो नहीं है। इसलिए डेल्टा टी जीरो है बट नॉट डी टी जीरो। चलो अभी ध्यान देंगे इधर। isothermal process, if process is carried out in such a way that temperature throughout the process is kept constant, temperature throughout the process is kept constant। जैसे अगर मान लो ये कोई मेरा प्रोसेस है, ये कोई प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर इनिशियल था हमारा P1 V1 और T1, प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1। अब इसके बाद इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया, फाइनल प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, क्या होगा फाइनल टेम्परेचर प्रेशर? फाइनल प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम क्या होगा? छवि म्यूट कर लेना एक बार। बोलो क्या होगा? फाइनल प्रेशर क्या होगा इसमें? फाइनल प्रेशर P2, फाइनल वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2। लेकिन T2 और T1 क्या होंगे इसके इसमें? इक्वल, क्योंकि प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये चीज कांस्टेंट। T1 इधर भी है, T1 इधर भी, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसको मान लो मैंने क्यू हीट दी, हीट दी है मैंने इसको, ध्यान रखना, हीट दी इसको। पहले वॉल्यूम इतना था, अब जब हीट दी तब वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। क्यू हीट दी है मैंने इसके अंदर, है ना, क्यू हीट दी है। तो अगर मैं बात करूंगा जो मैंने क्यू हीट दी है, वो एक्चुअल में क्या कर रही है? सारी हीट जो मैंने यहाँ पे क्यू हीट दी है वो क्या कर रही है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या क्या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी। इसलिए इंटरनल एनर्जी बढ़ नहीं रही, तो सारी की सारी हीट क्या करेगी? सारी की सारी हीट वर्क करेगी, जो अंदर गैस प्रेजेंट है उस पर वर्क करेगी, इसलिए वॉल्यूम बढ़ गया। डेल्टा ई होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, उससे भी चेक कर सकते हो तुम। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, डेल्टा ई क्या हो गया? जीरो। तो जितनी भी हीट दी, जितनी भी हीट दी वो क्या करेगी? वर्क करेगी, क्यू टू माइनस डब्ल्यू। समझ गया कि नहीं है? कोई डाउट इसमें? ये समझ आ गया मीनिंग इसका कि नहीं? इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऐसे, तो इसलिए मीनिंग तुम्हें समझ आना चाहिए इसके अंदर। अच्छा एक चीज और, सी की वैल्यू बताओ क्या होगी इसमें? सी की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू, चलो निकालो क्या होगी। और कर्व तुम्हें पता ही है, कर्व तो इसका ऐसे आएगा, पी वर्सेस वी है, हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी?
बोलो जरा क्या होगा इसमें, सी और डेल्टा एच की वैल्यू। और ये भी बताओ सिस्टम की जो वॉल्स होंगी वो कैसी होंगी, सिस्टम की वॉल्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग होगी नॉन कंडक्टिंग होगी, कैसी होंगी वॉल्स। अब बोलो आंसर क्या आएगा, सी की वैल्यू और डेल्टा एच की वैल्यू। देखो सी इसमें क्या आएगा, क्यू बाई डी टी होता है, डी टी जीरो है इन्फिनिटी। डेल्टा जो होता है एनसीपी डी टी, डी टी जीरो है तो जीरो। और वॉल्स कैसी होंगी सिस्टम की, बोलो जल्दी से। वॉल्स होंगी कंडक्टिंग, वॉल्स कैसी होंगी, कंडक्टिंग वॉल्स। क्योंकि हमें टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अगर वॉल्स कंडक्टिंग नहीं होगी तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। वॉल्स होंगी कंडक्टिंग, क्यों कंडक्टिंग होगी, जैसे मान लो अंदर टेम्परेचर तुम्हारा कम हो गया तो बाहर से हीट लेकर के टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अंदर टेम्परेचर बढ़ गया तो बाहर हीट रिलीज करके टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे वॉल्स कैसी होगी, कंडक्टिंग। स्लोप कितना होगा इसका आइसोथर्मल में, डीपी बाई डीवी का माइनस पी बाई वी। सारी डिटेल्स आ सकती है इसके अंदर, तो ये सब पता होना चाहिए तुम्हें इसके अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे हम अब। एक पहले मैंने प्रोसेस बता दिया, नेक्स्ट प्रोसेस आएगा आइसोथर्मल बता दिया मैंने ये। नेक्स्ट प्रोसेस आएगा सेकंड प्रोसेस। एक चीज और करेंगे इसके अंदर, एक चीज और करेंगे आइसोथर्मल के अंदर। अगर आइसोथर्मल वेपराइजेशन है, आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर है, आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर अगर है तो तुम्हें इसके अंदर निकालना है डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा। और चलो ये चीज निकालो, डेल्टा एच डेल्टा ई डेल्टा टी क्या होंगे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल वेपराइजेशन ऑफ वाटर। हाँ क्या वैल्यूज आएंगी इसकी, गर्व। सर डेल्टा टी तो जीरो होगा, हाँ और सर बाकी दोनों टर्म्स नॉन जीरो होंगे क्योंकि फेस चेंज हो रहा है तो फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है गैस में। बहुत अच्छे गर्व, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इसमें सिर्फ डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा ई भी नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट है,
हम हमेशा डेल्टा एच और डेल्टा को जीरो लिख देते हैं, लेकिन इसमें फेस चेंज हो रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है ना वाटर का वेपराइजेशन हुआ, लिक्विड से गैस बना, गैस इज मोर एनर्जेटिक, इसलिए डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों जीरो नॉन जीरो। ये याद रखा, इसके अंदर पूछते हैं पेपर के अंदर, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है हम हमेशा बिना देखे लिख देते हैं डेल्टा एच और डेल्टा ई जीरो, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, एनसीपीडीटी, नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन जीरो। लेकिन इसमें फेस चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया, इसलिए ऐसा हुआ। चलो ये तुम्हें क्लियर हो गया। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस को हम ऐसे कैरी आउट करें कि बाहर से पता ही लग रहा है प्रेशर कांस्टेंट, if a process is carried out in such a way that pressure throughout the process is kept constant, pressure throughout the process is kept constant, then it is isobaric process। तो उसे बोलेंगे isobaric process। जैसे अगर मान लो ये कोई हमारा सिस्टम था, इसमें इनिशियली P1 V1 T1 थे, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इसने क्यू हीट दी, मैंने इसको इसको मैंने क्यू हीट दी, क्यू हीट ऐसे दी कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या है, क्यू हीट ने क्या क्या किया, क्यू हीट ने क्या किया, क्यू हीट ने क्या किया इसके अंदर, देखो जो हमने हीट दी है उस हीट से टेम्परेचर चेंज भी हुआ है, यानी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ ना, तो दैट मींस इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, और वॉल्यूम भी चेंज हुआ है, यानी वर्क डन हुआ। तो ये क्यू हीट ने वर्क डन भी किया है, जो हमने हीट दी है इसने वर्क डन भी किया है, और साथ में इंटरनल एनर्जी को भी चेंज किया है। तो फर्स्ट लो में डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डेल्टा ई क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो वर्क डन भी हुआ और साथ में इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई। डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू रहेगा, तो कोई भी चीज जीरो नहीं होगी इसमें, कोई भी चीज जीरो नहीं होगी। क्लियर हो गया कि नहीं ये? कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो वर्क डन भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, बस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर रिएक्शंस जो हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है स्कूल में पूछ सकते हैं, ज्यादातर रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन ज्यादातर जो होती है वो ओपन वेसल में होती है, क्लोज वेसल में होती है। ज्यादातर रिएक्शंस कैसे होती है, ओपन वेसल्स में हो रही है ना, नेचर में भी जो रिएक्शंस हो रही है कैसी हो रही है, ओपन में ही तो हो रही है, जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। इसलिए क्यूपी ज्यादा सिग्निफिकेंट है देन क्यूवी, क्यूपी ज्यादा सिग्निफिकेंट है देन क्यूवी। रीजन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन नेचर आल्सो दे आर टेकिंग प्लेस इन ओपन, तो इसलिए क्यूपी जो है ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ओपन में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो क्यूपी ज्यादा सिग्निफिकेंट है देन क्यूवी, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है आइसो कोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए वे दैट वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस इज केप्ट कांस्टेंट, दैट इज डेल्टा वी जीरो जीरो। डेल्टा वी जीरो बोलते ही डब्ल्यू तो क्या हो गया, जीरो हो गया, वर्डन वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, वर्डन जीरो हो गया सीधा। फिर भी देखते हैं यहाँ पे, मान लो ये कोई प्रोसेस है, इनिशियली इसमें प्रेशर V1 है, P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1। जैसे ही मैंने इसको फिर क्यू हीट दी, क्यू हीट दी, तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन प्रेशर चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर क्यू हीट दी क्यों, तो क्यू हीट क्या करेगी, तो क्यू हीट क्या करेगी, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ इंटरनल जाएगी, एनर्जी बढ़ा रही है। वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा भी जीरो, तो वर्क डन तो जीरो है। इस जितनी भी हीट हमने दी है उस सारी हीट ने क्या किया, जो हमने हीट दी है उस हीट ने क्या किया है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया है, कोई वर्क डन नहीं किया। डेल्टा इक्वल क्या होगा, ओनली इक्वल टू क्यू। जो हमने हीट दी है वो सारी हीट क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो है उसको बढ़ा देगी, इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की है उसको बढ़ा देगी। समझ गए कि नहीं है, क्योंकि क्लोज वेसल के अंदर क्या होता है, क्लोज वेसल में वर्क डन जीरो होगा, सही ना, वर्क डन जीरो होगा। तो ये चीज ध्यान रखने के अंदर। तो आइसोकोरिक मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट नोट करेंगे आइसो सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसो एंट्रोपिक भी कहते हैं, जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी जिसमें एंट्रोपी चेंज ना हो।
एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आइसोथर्मल इंपॉर्टेंट था ऐसे एडियाबैटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको आइसो एंट्रोपिक या आइस एंट्रोपिक भी कहते हैं। एंट्रोपिक यानी जिसमें एंट्रोपी सेम रहे। आइसो एंट्रोपिक मींस एंट्रोपी, एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर या रैंडमनेस सिस्टम की सेम रहे, वो सेम रहेगी, तो क्या बोलेंगे, आइसो एंट्रोपिक। आइसो एंट्रोपिक। अब देखो ये प्रोसेस कैसा है जिसमें क्यू जीरो होगा, यानी हम हीट बाहर से देंगे क्या इसमें, ये क्या सिस्टम क्यू को हीट को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं, इसकी वॉल्स कैसी होंगी, नॉन कंडक्टिंग एडियाबैटिक वॉल्स है इसकी। अब ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ये सिस्टम क्या आइसोलेटेड, जैसे थर्मस फ्लास्क वगैरह जो होते हैं, थर्मस फ्लास्क वगैरह जो होते हैं ना वो। तो इस केस में प्रेशर वॉल्यूम क्यू क्या है, जो हम हीट दे रहे हैं वो जीरो है, यहाँ पे क्यू जीरो है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर P1 V1 T1 है, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो होते हैं ना इधर P2 V2 T2 तीनों चेंज होते हैं इसके अंदर, P2 V2 T2 इसके अंदर तीनों चेंज होंगे, P2 भी चेंज होगा, V2 भी चेंज होगा, T2 भी चेंज होगा। कोई हीट सप्लाई नहीं की है, कोई हीट सप्लाई नहीं की है, फिर भी क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है कि नहीं, कोई भी हीट हमने सप्लाई नहीं की है फिर भी वर्क डन हो रहा है, कैसे होगा ये, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट हमने सप्लाई नहीं की फिर भी वर्क डन हो रहा है, तो कैसे होगा वर्क डन वो, इंटरनल एनर्जी कोई भी, से। हाँ, बहुत अच्छे कर, वो वर्क डन होगा सिस्टम की इंटरनेट, सिस्टम की खुद की एनर्जी तो होती है ना, मान लो इसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी, तो 100 जूल एनर्जी ऑलरेडी थी इसके पास इंटरनल एनर्जी, तो वो 100 जूल वाली एनर्जी जो है वो कम होगी, उससे वर्क डन होगा, और फाइनल इंटरनल एनर्जी इसकी E2 हो जाएगी, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, E1 से E2 हो गई, इसका अंदर टेम्परेचर चेंज होगा, और E2 जा रहा है कि E1 जा रहा है, मान लो ये 100 वैल्यू थी, 100 में से उसने 20 का काम कर दिया, तो बची कितनी, 80 बची ना, तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, 80 हो गई, इंटरनल एनर्जी कम हुई है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर कम होगा, इसलिए बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर फॉल करता है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर फॉल करता है, जबकि वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर इसमें क्या कर रहा है, कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। याद रखना कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर हमेशा कूलिंग होती है, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। हाँ रिवर्सिबल है तो कूलिंग थोड़ी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा फॉल करता है, वो मैंने प्रूफ तुम्हें सारा दिया हुआ है। तो इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कोई हीट बाहर से अंदर नहीं आई है, ना ही अंदर से बाहर जा रही है, तो कोई अंदर से हीट आ नहीं रही, कोई बाहर अंदर बाहर से हीट आ नहीं रही, इसका मतलब क्यू जीरो है, इसलिए अंदर जो एंट्रोपी है, सिस्टम की जो एंट्रोपी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज कहते हैं इसको, ये जीरो रहेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एस क्या रहेगा, जीरो रहेगा इसके अंदर, कोई डाउट किसी को, एंट्रोपी रहेगी कांस्टेंट इस केस में, है ना, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी इस केस में। एडियाबैटिक प्रोसेस समझ आ गया है? कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी बाहर से, ये आइसो एंट्रोपिक है, ये क्या है, आइसो एंट्रोपिक। चलो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ, इसमें बताना तुम्हें, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, तो तुम्हें बताना है इसके अंदर टर्म्स क्या क्या होंगी, डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, और क्यू क्या होगा, और साथ में डब्ल्यू क्या होगा, ये सारी टर्म्स बताओ क्या होंगी वैल्यू, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में ये सारी टर्म्स क्या होंगी। और इसमें भी बताओ, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में आइडियल गैस की ये सारी वैल्यूज क्या होंगी।
हाँ निकाल लिया सबने? वेदांत आंसर बोलना है इसका? वेदांत आंसर बोलना है क्या? और कोई बच्चा? निशी बोलोगे? निशी? ये यस सर। बोलो आंसर इसका। एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस है, तो सारी टर्म्स क्या होंगी? सर 0। हाँ कैसे आई है, बिल्कुल सही आंसर है। सर देखो एट, फ्री बोलो। एक्सपेंशन है तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। एक चला जीरो तो वर्क डन जीरो। आगे बोलो। फ्री एक्सपेंशन है, कोई गैसेस नहीं है जिसके अगेंस्ट गैस एक्सपैंड कर रही है, कोई गैसेस नहीं है जो उसको रोके, तो पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, इसलिए यानी वैक्यूम एक तरह से, तो इसलिए पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन जीरो। आगे बोलो निशी। देखो एडियाबेटिक वर्ड बोल दिया तो क्यू जीरो हो गया। यस सर, उससे डेल्टा ई 0 हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू 0 से। बिल्कुल क्यू प्लस जीरो है, क्यू प्लस डब्ल्यू जीरो हो गया, डेल्टा जीरो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो इसलिए ये जीरो, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा ई जीरो हो गया तो डेल्टा एच भी जीरो, डेल्टा एच जीरो यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो। आया समझ के नहीं ये? और ऐसे ही आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है तो आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन है तो क्या होगा? आइसोथर्मल बोलते ही डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा ई जीरो, डेल्टा ई जीरो तो डेल्टा एच जीरो, डेल्टा टी डेल्टा ई डेल्टा एच तीनों जीरो हो गए। और फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो डेल्टा ई प्लस यानी क्यू जीरो। इसमें भी पांचों जीरो होंगे। कोई डाउट किसी को? फ्री एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन हो या आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन हो, सारी टर्म जीरो होंगी। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन निकालेंगे। देखो पी वर्सेस वी का कर्व है, ये यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, ये एक प्रोसेस है, तुम्हें बताना कौन कौन से प्रोसेस है ये ये प्रोसेस दे रखे हैं मैंने। यहाँ टेम्परेचर T2 है से, ये टेम्परेचर T3 है, तो इसमें बताओ तुम एक तो अ, इसमें क्या होगा, जैसे T1 कौन सा ट्रू है, चलो T1 इज टू T2 ट्रू है, T2 ग्रेटर देन T3 ट्रू है, और वर्क आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क एडियाबैटिक है, वर्क आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क एडियाबैटिक है, या इसके अलावा T1 ग्रेटर देन T3। चलो ये बताओ जरा क्या होगा इसके अंदर।
हाँ निकाल लिया आंसर, बोलना किसी को आंसर इसका? चलो देखेंगे इधर, देखो चलो गर्भ ने दिया आंसर ऑल करेक्ट। देखो ये प्रोसेस क्या है इसमें, हाँ निवृत्ति सही है। देखो इधर ये जो प्रोसेस है, इधर क्या चीज कांस्टेंट है, इधर क्या कांस्टेंट है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस आइसोबारिक है। और इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये प्रोसेस आइसोकोरिक, ये आइसोबारिक है, यानी इसके लिए V1 बाई T1 जीरो V2 बाई V बाई T कांस्टेंट रहेगा, V1 बाई T1 जीरो V2 बाई T2 रहेगा। और इस वाले प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P1 बाई T1 जीरो P2 बाई T2 रहेगा, यानी P2 T बाई T कांस्टेंट रहेगा। और ये प्रोसेस तुम्हें पता है इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल, ये पता है ना तुम्हें। अब इसमें आइसोथर्मल हो गया तो T1 और T2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, T1 T2 इक्वल, सही है ये। और अब ये हमें पता है कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो फाइनल टेम्परेचर होता है ज्यादा होता है, क्योंकि एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर कम हो जाता है ना फाइनल टेम्परेचर, चाहे वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो चाहे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, इसलिए ये भी सही है T2 ग्रेटर देन T3। और आइसोथर्मल का वर्डन जो होता है, आइसोथर्मल में तुम चेक कर लो, एरिया ज्यादा आ रहा है इसका, एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, ज्यादा आएगा कि नहीं है, और इसके एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, कम आएगा एडियाबैटिक में। इसीलिए इसलिए क्या होगा, इसलिए वर्क आइसोथर्मल जो है वो ग्रेटर देन वर्क एडियाबैटिक। और T1 ग्रेटर देन T3 ये तो है ही, T1 तो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर एडियाबैटिक के अंदर हमेशा ज्यादा होता है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, इसके न्यूमेरिकल्स में हमने काफी कर दी। तो T1 ग्रेटर देन T3 हो, T1 ग्रेटर देन T3 होगा, T1 T2 तो वैसे भी इक्वल थे, तो इसलिए चारों सही है, इसलिए चारों सही होंगे। तो गर्भ का भी सही है, निवृत्ति का भी सही है, दोनों का सही है। चलो अब ये खत्म हो गया ना, अब नेक्स्ट आगे डेफिनेशंस है। डेफिनेशन मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने पढ़ ली है। पहली डेफिनेशन मैं सिर्फ नाम बोलूंगा, पहली डेफिनेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जो कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताए, जो कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्शन जैसे C+O2 गिव्स CO2, तो इनके अमाउंट के बारे में बताए, और साथ में कितनी हीट रिलीज हुई है या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो भी बताए, उसे बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। कोई डाउट? This is called as thermochemical equation, which not only predicts the amount of reactants of product but also gives the amount of heat evolved or absorbed. ये thermochemical equation है। दूसरी डेफिनेशन हीट ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूरे थर्मोडायनामिक्स में यूज होगी। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, जब किसी भी एक रिएक्शन के अंदर, किसी भी एक रिएक्शन में, जैसे H2 plus half O2 gives H2O, number of moles as represented by the balanced chemical equation have completely reacted, यानी जब एक मोल H2 आधे मोल O2 से completely रिएक्ट करेगा, तो जो हीट रिलीज होगी उसे बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, या 2H2 plus O2 gives 2H2। तो दो मोल H2 एक मोल O2 से रिएक्ट करके जो हीट रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन, उसे क्या बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड, कभी मैं स्टैंडर्ड लगा दूं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लगा देता हूं, तो यानी ये प्रोसेस हमारा 1 बार पे हो रहा है और 298 केल्विन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में ये लिख देना, टेकिंग प्लेस एट 1 बार एंड 298 केल्विन, टेकिंग प्लेस एट 1 बार एंड 298 केल्विन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे? फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे? पहला फैक्टर तुम्हें पता है, क्वांटिटीज, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व, क्वांटिटी। जैसे अगर मान लो ये है, ये H2 ले लो, H2, अभी ये 1 मोल H2 है, 1 मोल H2 से 100 जूल हीट निकल रही है, तो अगर मैंने यहाँ 2 मोल H2 कर दिया, 2 मोल H2 कर दिया, तो हीट रिलीज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, पहला पॉइंट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व। दूसरा पॉइंट एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशंस, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, यानी अगर मैं कार्बन है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 CO2 बनेगा, कार्बन सॉलिड में अगर मैं ग्रेफाइट ले लूं तो जो हीट रिलीज होगी वो डिफरेंट होगी अगर मैं कार्बन सॉलिड का डायमंड ले लूं।
कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी होता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में भी, लेकिन दोनों केस में CO2 ही बनता है, केमिकल रिएक्शन भी सेम है, लेकिन हीट इवॉल्व जो होती है वो डिफरेंट होती है जब इनका कंबशन होगा। इसलिए एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन पे भी डिपेंड करती है हीट ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, ध्यान रखना, पहला क्या है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्वड, दूसरा क्या है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एलोट्रोप, टाइप ऑफ एलोट्रोप पे डिपेंड करेगा। सल्फर किस फॉर्म में, रोम्बिक फॉर्म में, मोनोक्लिनिक फॉर्म में, कार्बन किस फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में। ऐसे फास्फोरस किस फॉर्म में है, व्हाइट रेड फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है, इस टाइप से। फिर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, ये तुम्हें समझ ही आ गया होगा। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में जैसे वाटर H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O है, गिव्स H2O है। ये वाटर लिक्विड फॉर्म में बना है, गैस की फॉर्म में बना है या सॉलिड की फॉर्म में बना है, उस पर भी हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब क्या होगी, डिफरेंट होगी। हीट रिलीज होगी, तीनों केस में क्या होगी, डिफरेंट होगी। हीट रिलीज होगी, लिक्विड बनाना है तो जो हीट रिलीज होगी गैस बनाने के लिए थोड़ी और हीट देनी पड़ेगी, इसलिए हीट रिलीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा, पहला क्या था अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व, दूसरा एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, तीसरा फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। फोर्थ है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कम डालेंगे तो हीट रिलीज कम होगी, सॉल्वेंट ज्यादा डाल देंगे तो हीट रिलीज ज्यादा होगी। मैक्सिमम रिएक्शंस में ऐसे होता है, मतलब अगर हम सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो भी हीट जो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो चेंज हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन कम है ज्यादा है उससे भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब जो है वो डिफरेंट होगी। वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट हम कम डाल रहे हैं ज्यादा डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने तुम्हें बताया हुआ किरचॉफ्स इक्वेशंस। टेम्परेचर जिसमें हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स को लिया वो भी हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, वो भी हीट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। किरचॉफ्स इक्वेशन में मैंने तुम्हें बताया हुआ डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन में डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन में T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा C, तो वो है। फिर नेक्स्ट टर्म आ गई, थर्ड टर्म हीट ऑफ कंबशन, ये सबने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में पढ़ा होगा। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन जब एक मोल कंपाउंड, एक मोल कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न करेगा ऑक्सीजन के अंदर तब जो हीट रिलीज होगी। एक मोल, कोई मिथेन ले लो, मिथेन प्लस O2 गिव CO2 प्लस 2H2O और ये 2O2 आ जाएगा। जब एक मोल मिथेन यानी 16 ग्राम मिथेन जब कंप्लीटली बर्न कर जाएगा ऑक्सीजन के अंदर तब जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबशन। ये हीट ऑफ कंबशन है। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन में अगर मैं बोलता हूँ तो 1 बार और 298 केल्विन, 1 बार और 298 केल्विन। फिर नेक्स्ट टर्म आ गई कैलोरीफिक वैल्यू, नेक्स्ट टर्म क्या आ गई कैलोरीफिक वैल्यू। ये तो पढ़ा हुआ ना सबने, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू यानी 1 ग्राम फ्यूल से, 1 ग्राम फ्यूल से जो एनर्जी मिलेगी, 1 ग्राम की बात करते हैं कैलोरीफिक मतलब 1 ग्राम फ्यूल से जो एनर्जी मिलेगी या 1 ग्राम फूड से हमें जो एनर्जी मिलेगी, इसे क्या बोलते हैं, 1 ग्राम फ्यूल से या 1 ग्राम फूड के कंबशन से जो एनर्जी मिलेगी उसे बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, उसे बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे इसका क्वेश्चन आता है कॉमन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ग्लूकोज की कैलोरीफिक वैल्यू है, ग्लूकोज की कैलोरीफिक वैल्यू तुम्हें निकालनी है अगर इसका हीट ऑफ कंबशन है सपोज 3600 किलो जूल पर मोल, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी। अगर ग्लूकोज का हीट ऑफ कंबशन है 3600 किलो जूल पर मोल देन व्हाट इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, बोलो जल्दी से। बोलो क्या वैल्यू होगी। निशी 20 किलो जूल पर ग्राम। हाँ बिल्कुल सही है, 3600 डिवाइड बाय 180 जो इसका मास है पर मोल है ना, एक मोल यानी 180 ग्राम से इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो 1 ग्राम से कितनी हीट रिलीज होगी, तो बाय क्या कर देंगे 180 यानी कि आ गया 20 किलो जूल पर ग्राम। ऐसे ही बोलते हैं कि कौन सा अच्छा रॉकेट फ्यूल है। चलो मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे पूछूंगा ये, अभी तुम यहाँ तक पढ़ लेना जरूर, यहाँ तक पढ़ लेना, डेफिनेशन सारी करके रखना ताकि मैं बरकत करा सकूँ। इसके आगे जितनी भी डेफिनेशन है जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गया, हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, हीट ऑफ फ्यूजन सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा है कि नहीं किसी ने अभी,
रेजोनेंस एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, रेजोनेंस एनर्जी। इसको खत्म करना है। ये सारी टर्म्स जो है खत्म करके रखोगे तो तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने में अच्छा लगेगा। इसे सारी टर्म्स याद करके रखना, नोट्स बना के रखना यहाँ तक। नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे अब। ओके, थैंक्स।